हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आज इकोनॉमी स्पेशल बैच में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मुद्रा व विमुद्रीकरण, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है मनी एंड डीमोनेटाइजेशन। इकोनॉमी स्पेशल जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हमारा प्रयास ये है कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रकार के टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हो, चाहे वे स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, सभी प्रकार के टॉपिक्स को हम इकोनॉमी स्पेशल बैच के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में इकोनॉमी स्पेशल बैच में दूसरे टॉपिक की एक क्लास है। इससे पहले 4 कक्षाएं इसमें हो चुकी हैं जिसमें हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की थी। आज 5वीं कक्षा में इकोनॉमी के दूसरे टॉपिक जो कि है मनी एंड डीमोनेटाइजेशन, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला प्रकार के जो कार्य होते हैं वे होते हैं प्राइमरी फंक्शन, जबकि दूसरे प्रकार के कार्य जो होते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी फंक्शन या द्वितीयक कार्य। तो 2 प्रकार के कार्य मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं, पहले प्राथमिक कार्य, दूसरे द्वितीयक कार्य। पहले हम प्राथमिक कार्यों को देखते हैं। तो प्राथमिक कार्यों की बात करें तो सबसे पहला प्राथमिक कार्य है कि मुद्रा क्या करती है, एक्सचेंज मीडियम प्रदान करती है, विनिमय का माध्यम प्रदान करती है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा क्या करती है, विनिमय का माध्यम अर्थव्यवस्था में प्रदान करती है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु के मूल्य का यदि मापन किया जाएगा तो वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, मुद्रा के द्वारा या करेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो यूनिट ऑफ वैल्यू या मूल्य का मापन करना अर्थव्यवस्था में मुद्रा का दूसरा प्राथमिक कार्य है। तीसरे प्राथमिक कार्य की बात करें तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो कि प्रचलित हैं अर्थव्यवस्था में, उनके मूल्यों की यदि तुलना की जाएगी तो वो तुलना किसके माध्यम से हो सकती है, उनके मौद्रिक मूल्य या उनके मूल्य या कह सकते हैं मुद्रा के माध्यम से ही हो सकती है। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में माना एक टीवी का मूल्य कितना है, 50,000 है, जबकि फ्रिज का मूल्य कितना है, 60,000 रुपए है। तो इनके मूल्यों की तुलना कर पाने में हम सक्षम कब होंगे, जब इनके मूल्यों को किस रूप में दर्शाया जाएगा, मुद्रा के रूप में दर्शाया जाएगा। तो ये थे मुद्रा के 3 प्राथमिक कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन और मूल्यों की तुलना। अंग्रेजी में कहें तो एक्सचेंज मीडियम, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। अब चलते हैं द्वितीय कार्यों की ओर। द्वितीय कार्यों को यदि मुद्रा के हम देखें तो द्वितीय कार्यों में 2 कार्य यहाँ हमें दिखते हैं। सबसे पहला भविष्य के भुगतान का आधार, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कर्ज लेता है या किसी प्रकार का भुगतान उसे आज की तारीख से आगे या भविष्य में करना होता है, तो उसका आधार क्या होता है, मुद्रा में मापन होता है। तो अर्थात मुद्रा के रूप में ही भविष्य के भुगतान को क्या करा जाता है, तय किया जाता है। अगला द्वितीय कार्य है स्टोर वैल्यू, धन संग्रहण का तरीका। कोई भी व्यक्ति यदि क्या करता है, संग्रहण करता है धन का, तो वो किस रूप में करेगा, मुद्रा के रूप में ही करेगा। तो इस प्रकार के कुछ कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य। वापस से देखते हैं, प्राथमिक कार्य क्या कहते हैं, विनिमय का माध्यम होती है मुद्रा, मूल्य मापन किया जाता है, मूल्यों की तुलना की जाती है। द्वितीयक कार्य क्या होते हैं, भविष्य के भुगतान का आधार होती है मुद्रा और धन संग्रहण का तरीका होती है मुद्रा। तो ये बात करी हमने मुद्रा के कार्यों की। अब बात करते हैं प्रिंटिंग कौन करता है, करेंसी को छापता कौन है। भारत के संदर्भ में बात करें तो सभी प्रकार के जो नोट हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन, एक विवाद यहाँ है, वो है एक परंतु यहाँ है कि 1 रुपए का जो नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नहीं किया जाता। वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप देखेंगे और पाएंगे कि जितने भी प्रकार के 1 रुपए से अतिरिक्त नोट हैं उन पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं। जबकि 1 रुपए का जो नोट है, ध्यान रखना, 1 रुपए का जो नोट है उस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव के होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें कॉइन्स, समस्त प्रकार के जो सिक्के, अभी हमने बात करी नोट की, तो नोट समस्त प्रकार के किसके द्वारा छापे जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। कॉइन्स की बात करें, सिक्कों की बात करें तो सिक्कों को टकसालों में ढाला जाता है और ये टकसाल भारत में कहाँ कहाँ स्थित हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है, जहां पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है। ये प्रिंटिंग की हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि
जो नोट छापे जाते हैं उनके लिए जो नोट प्रेस होती है, नोट कहाँ छापे जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं, लेकिन कहाँ पे? जहां जहां नोट प्रेस स्थित होती है। तो नोट प्रेस या मुद्रणालय कहाँ कहाँ स्थित हैं भारत में? तो करेंसी नोट प्रेस नाम से एक एक मुद्रणालय कहाँ है, एक नोट प्रेस कहाँ पर है? नासिक में। इसी प्रकार बैंक नोट प्रेस के नाम से एक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास मध्य प्रदेश में है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कहा जाता है BRBNMPL शॉर्ट में, इस रूप में मुद्रणालय या हम कह सकते हैं नोट प्रेस कहाँ है? एक BRBNPL कहाँ है? मैसूर में, जबकि दूसरी कहाँ है? सालमोनी वेस्ट बंगाल में है। तो इन मुद्रणालयों में या इन नोट प्रेसों में क्या किए जाते हैं? करेंसी को छापा जाता है, नोटों को छापा जाता है। आगे चलते हैं, और जितने भी प्रकार की करेंसी प्रचलित होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, उसे दो भागों में हम बांटते हैं। एक होता है लीगल टेंडर और दूसरा नॉन लीगल टेंडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल टेंडर के बारे में। लीगल टेंडर क्या होते हैं? तो लीगल टेंडर की हम बात करें तो लीगल टेंडर उस प्रकार की करेंसी होती हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, यानी कहीं भी जाके आप भुगतान करके उसके बदले में क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सभी जगह स्वीकृत की जाती है उस करेंसी को हम अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं? लीगल टेंडर या फिएट मनी के नाम से जानते हैं। अब ये जो लीगल टेंडर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि सीमित मात्रा में इस करेंसी को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। सभी जगह स्वीकार किया जाता है लेकिन एक सीमित मात्रा में। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्के हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 10 लाख रुपए का भुगतान करना हो तो आप 10 लाख रुपए के भुगतान के लिए क्या कर सकते हो? सिक्के लेके जा सकते हो। अगर लेके आप जाओगे तो मना किया जा सकता है जो भुगतान प्राप्त करने वाला है उस व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे प्रकार की करेंसी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो होती है, सब जगह स्वीकार तो की जाती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में, उसे हम क्या कह देते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर कह देते हैं। जबकि दूसरे प्रकार की जो करेंसी जो सभी जगह स्वीकार की जाए और अनिश्चित मात्रा में, यानी कोई लिमिट ना हो स्वीकार करने की, उसे हम क्या कह देते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जैसे कि सभी प्रकार के नोट, यानी आप कितने भी पैसे का, कितने भी रुपए का भुगतान क्या कर सकते हैं? नोट में कर सकते हैं। लेने वाला व्यक्ति उसको अन्यथा अगर कोई कानूनी अड़चन ना हो तो मना नहीं कर सकता। तो ये देखा हमने लीगल टेंडर या फिएट मनी के बारे में। अब देखते हैं हम नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर का तात्पर्य है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते, सब जगह इनको बुनाया नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल चेक, यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसने बी नाम के व्यक्ति को यदि चेक दिया है तो इस चेक को केवल बी नाम का व्यक्ति स्वीकार कर सकता है और उसी के काम का वो चेक होता है, क्योंकि उस चेक को जाके वो ना तो फल खरीद सकता है ना सब्जी खरीद सकता है। जैसे हमने बताया जो लीगल टेंडर होते हैं उससे आप देश में किसी भी जगह जाके कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन नॉन लीगल टेंडर इस प्रकार की करेंसी होती है जिसके द्वारा आप कहीं भी जाके कुछ नहीं खरीद सकते, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी नहीं होती। कुछ कुछ जगहों पर उनको क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। जैसे चेक केवल बैंक में स्वीकार किए जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या कर सकता है? प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार सरकारी प्रतिभूति लेके आप सभी जगह क्या नहीं कर सकते? उसको चलाकर उसके बदले में किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो करेंसीज होती हैं, इस प्रकार के जो प्रचलन होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लीगल टेंडर के नाम से जानते हैं। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया कि नॉन लीगल टेंडर क्या क्या होते हैं। आगे चलते हैं, और अब बात हमने की कि मुद्रा जो छापने का कार्य या करेंसी छापने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या सपना आता है कि अब करेंसी छापनी है, या क्या नियम है इस बारे में कि मुद्रा को किस प्रकार से या किन आधारों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है या प्रिंट करता है? देखिए, आरबीआई मुद्रा कब छापता है? जब आरबीआई के पास में न्यूनतम कितने रुपए? 200 करोड़ रुपए उसके पास में हो। किस रूप में?
सोने के रूप में और विदेशी मुद्रा के रूप में मिलाकर, और इन 200 करोड़ रुपए में से 115 रुपए का गोल्ड उसके पास में होना चाहिए। यानी मिनिमम स्टैंडर्ड ये है, कम से कम इतना 200 करोड़ रुपए का सोना और विदेशी मुद्रा मिला के अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगी, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, नई करेंसी को छापता है। ठीक है, और इनमें से भी 115 करोड़ रुपए किस रूप में होने चाहिए, सोने के रूप में होने चाहिए, या कई बार विशेष परिस्थितियों में पुराने नोटों को या पुरानी करेंसी को बदलने के लिए, उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करेंसी की प्रिंटिंग या मुद्रा की प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग की बात की कहाँ होती है, साथ ही कुछ नियम बताएं, कुछ शर्तें बताई कि कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करेंसी को छापा जाता है, उसको प्रिंट किया जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मापन कैसे करता है कि कितनी मुद्रा अर्थव्यवस्था में इस समय प्रचलित है, तो उसके लिए जो मापक हैं वो हैं M0, M1, M2, M3 एंड M4। इनके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को मापता है, पता करता है। आइए देखते हैं क्या है M0, M1, M2, M3 एंड M4। सबसे पहले हम बात करते हैं M0 की, और इस M0 का एक अन्य नाम भी है, वो है रिजर्व्ड मनी या हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा। अब M0 वास्तव में होता क्या है, M0 होता है दो प्रकार की करेंसियों का योग, दो प्रकार की मुद्राओं का योग। कौन कौन सी मुद्रा, एक तो जितनी भी मुद्रा लोगों के पास में बाजार में उपलब्ध है, सभी व्यक्तियों के पास में कुल मिलाकर जितनी मुद्रा है वो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लोग हो, चाहे सरकार हो, उन सभी के पास में जितनी भी मुद्रा उपलब्ध है वो, और साथ में उसमें क्या जोड़ दिया जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जितनी मुद्रा है वो, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, M0 कहलाता है, जिसे उच्च शक्ति मुद्रा, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। ये बात कही हमने M0 की। अब बात करते हैं हम M1 की। M1 जिसे नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M0 को हमने देखा, अब M1 को हम देखते हैं। तो M1 क्या होता है, सबसे पहला, बाजार में जितनी भी मुद्रा प्रचलन में है, लोगों के पास में हो, बिजनेसमैन के पास में हो, सरकार के पास में हो, या किसी भी संस्था के पास में हो, वो प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो पैसा जमा है वो, तो इन दोनों को हमने देखा था क्या था, ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, M0। लेकिन M1 में एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, वो है डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। बैंकों के पास में मांग जमा के रूप में, मांग जमा या सावधि जमा, मांग जमा या सावधि जमा, या इसे कहा जाता है अंग्रेजी में डिमांड डिपॉजिट, उसके रूप में जो पैसा जमा है उसको यदि इस M0 में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, M1 प्राप्त हो जाता है। तो M1 को हम लिख सकते हैं M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, क्योंकि ये दो जो वैल्यू थी ये मिलके क्या बना रही थी, M0, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक जोड़ दिया। अब आपके मन में प्रश्न जो उठेगा वो ये होगा कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक क्या होता है। तो इसको हम देखें, जितने भी बैंक होते हैं उन बैंकों में जो पैसा जमा किया जाता है लोगों द्वारा, वो दो रूपों में किया जाता है। पहला जो रूप है वो है सावधि जमा। सावधि जमा यानी एक निश्चित अवधि के लिए जमा पैसा किया जाता है, और ये पैसा प्रायः FD और RD के रूप में लोगों द्वारा जमा किया जाता है। और दूसरे प्रकार की जो जमा होती है उसे बोलते हैं मांग जमा। मांग जमा, ठीक है, मांग जमा और सावधि जमा। तो सावधि जो जमा होती है वो FD और RD के रूप में लोगों द्वारा जमा कराई जाती है, जबकि मांग जमा जो होती है जिसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, यहाँ हमने इसका हिंदी अनुवाद गलत लिखा था, मांग जमा नहीं होती है, सावधि जमा नहीं, डिमांड डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, मांग जमा। और मांग जमा के रूप में जो लोग पैसा जमा कराते हैं वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा लोग बैंकों में जमा कराते हैं वही बैंक की क्या होती है, मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट होती है। तो हम कह सकते हैं दो प्रकार का पैसा जमा होता है बैंकों में, एक सावधि जमा जो एक निश्चित अवधि के लिए लोगों द्वारा जमा किया जाता है, दूसरा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में जमा मांग जमा, जो किसी निश्चित अवधि के लिए जमा नहीं कराया जाता, कभी भी ग्राहक उसे वापस बैंक से मांग सकता है।
तो इस मांग जमा को जब M0 में जोड़ दिया जाता है तो हमें M1 प्राप्त होती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं M2 की। तो देखिए M2 क्या होता है। सबसे पहला मनी इन सर्कुलेशन, बाजार में जितनी भी मुद्रा व्यक्तियों के पास में, संस्था के पास में, बिजनेसमैन के पास में, सरकार के पास में है, वो सभी, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया जाए, मनी डिपॉजिटेड टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो भी पैसा है वो। तीसरा जो वैल्यू आएगी इसमें वो आएगी डिमांड डिपॉजिट के पास में, बैंकों के पास में जो भी पैसा जमा है वो, डिमांड डिपॉजिट के पास के रूप में बैंकों के पास में जो भी पैसा जमा है वो। तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर की दो वैल्यू हैं इन्हें हमने किस रूप में जाना था, M0। M0 क्या थी, बाजार में प्रचलित मुद्रा प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो उपलब्ध मुद्रा है वो। और उसमें यदि हमने क्या जोड़ दिया था, इस M0 में यदि हमने क्या जोड़ दिया था, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स को जोड़ दिया था, मांग जमा को जोड़ दिया था बैंक की, तो ये क्या बन गई थी, M1 बन गई थी। और चौथी चीज इसमें क्या जोड़ दिया जाए, M1 बन गई थी जब बैंकों के पास में जमा को क्या कर दिया गया था, डिमांड डिपॉजिट को क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, तो वो क्या बन गई थी, M1 बन गई थी। तो M2 हम क्या कह सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स को जोड़ दिया गया, उसके साथ ही एक और इसमें वैल्यू जोड़ देगी, वो है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। हम कह सकते हैं कि M2 में एक अतिरिक्त जो वैल्यू जुड़ी वो क्या जुड़ी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में मांग जमा के रूप में जो लोगों का पैसा जमा है वो भी यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, M2 बन जाती है। तो चार वैल्यू से जाके मिलकर M1 बनती है, चूंकि M2 बनती है, चूंकि ऊपर की दो वैल्यू क्या होती है, M0, ऊपर की तीन वैल्यू क्या होती है, M1। तो हम M2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, M2 बराबर क्या लिख सकते हैं, M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। यदि दूसरे तरीके से लिखें M2 को तो हम क्या लिख सकते हैं, M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स को हमने क्या कहा था, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, M2 को लिख सकते हैं। तो हमने जाना M0 क्या होता है, बाजार में प्रचलित मुद्रा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो मुद्रा है उसका योग। फिर हमने देखा M1 क्या होती है, बाजार में प्रचलित मुद्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो मुद्रा है वो, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया जाए, बैंकों के पास में मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो पैसा जमा है वो। फिर उसके बाद में हमने देखा किसको, M2 को। तो M2 में क्या क्या होता है, M0 की सभी वैल्यू, M1 की वैल्यू, और उसमें क्या जोड़ दिया जाए, डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा जोड़ दी जाए किसकी, पोस्ट ऑफिस की। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, M2 प्राप्त हो जाता है। अब बात करेंगे हम M3 की, जिसे क्या कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। तो ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा में क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो मनी इन सर्कुलेशन, बाजार में जो भी मुद्रा चलन में है वो। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, मनी डिपॉजिटेड टू RBI के पास में जो भी पैसा जमा है वो। तीसरा क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, बैंकों के पास में मांग जमा के रूप में जो भी पैसा जमा है वो। साथ ही साथ इसमें क्या आएगा, नई जो चीज आएगी, बैंकों के पास में सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट के रूप में जो पैसा जमा है वो भी M3 में आता है। सावधि जमा क्या होती है, FD और RD के रूप में जो भी पैसा बैंकों के पास में जमा होता है वो क्या कहलाता है, टाइम डिपॉजिट कहलाता है, सावधि जमा कहलाता है बैंकों की। अब हमने देखा था ऊपर की ये जो दो वैल्यू होती हैं ये क्या होती हैं, M0। ऊपर की तीनों वैल्यू को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या होती है, M1 होती है। तो हम M3 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, M0 यानी ऊपर की दो वैल्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों की सावधि जमा। या फिर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, M3 को, M0 की जगह हमने ऊपर की तीनों वैल्यू ले ली तो क्या हो गया, M1 हो गया। M1 प्लस चौथी वैल्यू क्या बच गई, टाइम डिपॉजिट या सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसको, M3 को। ये जाना हमने M0 के बारे में, M1 के बारे में, M2 के बारे में और M3 के बारे में। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं M4 की। M4 की यदि हम बात करें तो M4 में क्या क्या वैल्यू आ जाती है, कौन कौन से प्रकार की मुद्रा आती है, जितनी भी प्रकार की मुद्रा क्या है बाजार में प्रचलित है वो
दूसरा, जितनी भी मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है वो। तीसरा, जितनी भी मुद्रा बैंकों के पास में उपलब्ध है, चाहे वो मांग जमा के रूप में हो चाहे सावधि जमा के रूप में हो वो। और जितनी भी मुद्रा पोस्ट ऑफिस के पास में उपलब्ध है वो, चाहे वो मांग जमा के रूप में हो चाहे टाइम डिपॉजिट के रूप में हो, दोनों ही प्रकार की मुद्रा, यानी सभी को जब सम्मिलित कर दिया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? M4 को हम व्यक्त उसके द्वारा कर सकते हैं। M0, M1, M2, M3, M4 सभी क्या है? मुद्रा को मापने के क्या है? तरीके हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा काम में लिए जाते हैं। सभी की अवधारणा को हमने समझा। अब हम बात करें तरलता की, बात करें तो हम देखेंगे कि जब सबसे ज्यादा तरलता यानी जिसको सबसे जल्दी बुनाया जा सकता है, जो बिल्कुल नगद के रूप में होती है, उसका यदि हम क्रम देखें तो सबसे नगद मुद्रा M0, उसके बाद M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3 और उसके बाद में M4 होती है। ये क्रम होता है किसका? तरलता का। M0, M1, M2, M3 और M4 के मध्य में। अब हम एक नया शब्द देख रहे हैं, डियर मनी या महंगी मुद्रा। तो महंगी मुद्रा या डियर मनी की स्थिति कब होती है? आइए देखते हैं। जब सरकार के पास में क्या हो जाए? पैसे की कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कह देते हैं? डियर मनी की स्थिति कह देते हैं। तो उस स्थिति में जो देश की मुद्रा होती है उस मुद्रा को हम क्या कह देंगे? डियर मनी। यानी सरकार के पास जब पैसे की कमी है तो देश में प्रचलित मुद्रा को इस समय क्या कहा जाता है? डियर मनी कहा जाता है। और डियर मनी की जब स्थिति होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक विशेष प्रकार की पॉलिसी अपनाई जाती है जिसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, या हम इसे संकुचनशील मौद्रिक नीति भी कहते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मौद्रिक नीति को हमने पढ़ा था तब देखा था संकुचनशील मौद्रिक नीति के तहत क्या किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये प्रयास रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा अपनी ओर खींचता है, और इसके लिए मौद्रिक नीति के तहत वो कुछ उपाय करता है। वे उपाय क्या होते हैं? CRR को बढ़ा देना, SLR को बढ़ा देना, रेपो रेट को बढ़ा देना। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि CRR, SLR, रेपो रेट क्या होती हैं और इन्हें बढ़ाने से किस प्रकार से पैसा बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ चला जाता है। तो इसको जानने के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हमारी क्लास है उसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये होता है, क्यों इन रेट्स को बढ़ाने के कारण क्या CRR होता है, क्या SLR होता है, और क्यों इनको बढ़ा देने के कारण पैसा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसकी तरफ चला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये बात करी हमने डियर मनी या महंगी मुद्रा के बारे में। आगे चलते हैं और दूसरे प्रकार की जो मुद्रा होती है वो होती है चीप मनी। चीप मनी डियर मनी से बिल्कुल विपरीत प्रकार की स्थिति, जब सरकार के पास में पैसा ही पैसा हो। आपको समझ में, जब सरकार के पास में पैसे की मात्रा ज्यादा हो उस स्थिति में वहां की जो मुद्रा होती है वो क्या कहलाती है? चीप मनी कहलाती है। और विशेष प्रकार की मौद्रिक नीति इस वक्त RBI यहाँ काम में लेता है जिसे प्रसारशील मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इस प्रसारशील मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? अपने पास से पैसे का फ्लो कहाँ बढ़ाता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थानों की ओर बढ़ाता है, और वहां से पैसा लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा बाजार में तरलता को प्रसारित करने की कोशिश करता है। तो ये जाना हमने डियर मनी और चीप मनी के बारे में। अगला कॉन्सेप्ट है हार्ड या सॉफ्ट करेंसी क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे हार्ड करेंसी के बारे में। तो हार्ड करेंसी का तात्पर्य है वो करेंसी जिसकी मांग बहुत अधिक होती है। जैसे डॉलर की मांग वैश्विक रूप से बहुत अधिक है, इसी कारण डॉलर को हम क्या कह सकते हैं? हार्ड करेंसी कह सकते हैं। जबकि दूसरे प्रकार की जो करेंसी है वो क्या है? सॉफ्ट करेंसी। तो सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह करेंसी जिसकी मांग क्या होती है? कम होती है। वह करेंसी या वह मुद्रा जिसकी मांग क्या होती है? कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। अगले मुद्रा के यदि प्रकार देखें तो अन्य प्रकार हैं हॉट करेंसी एंड हीटेड करेंसी। आइए देखते हैं हॉट करेंसी क्या होती है। हॉट करेंसी वह करेंसी होती है जो किसी देश से बाहर निकल रही हो। सपोज जैसे इंडिया है, इंडिया की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया। अब मान लो इंडिया से डॉलर के रूप में क्या निकलने जाए? मुद्रा बाहर निकलने लग जाए, तो हम कह सकते हैं कि डॉलर क्या हो जाएगी? हॉट करेंसी हो जाएगी। और हीटेड करेंसी कौन सी होगी? वह देश जहां से हॉट करेंसी मुद्रा क्या हो? निकल रही हो। हॉट करेंसी जहां से निकल रही हो
उस देश की मुद्रा क्या हो जाएगी, हीटेड करेंसी। तो हॉट करेंसी यहाँ क्या थी, डॉलर, तो हीटेड करेंसी, इसके कारण रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हीटेड करेंसी कौन सी हो गई, रुपया। तो ये कॉन्सेप्ट था हॉट करेंसी एंड हीटेड करेंसी का। हॉट करेंसी कौन सी, वो करेंसी जो किसी देश से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, वो मुद्रा जो किसी देश से बाहर निकल रही है। जबकि हीटेड करेंसी कौन सी, वह देश जहां से निकल रही है हॉट करेंसी, उस देश की मुद्रा क्या कहलाती है, हीटेड करेंसी कहलाती है। तो यहां डॉलर को हमने हॉट करेंसी कहा। इंडिया से अगर निकल रही है तो इंडिया की करेंसी रुपया क्या हो जाएगा, यहां पर हीटेड करेंसी हो जाएगा। आगे चलते हैं और मुद्रा और विमुद्रीकरण के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, विमुद्रीकरण की बात करते हैं। और विमुद्रीकरण का तात्पर्य है देश में जो प्रचलित मुद्रा होती है उस मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देना, अर्थात उस मुद्रा का चलन क्या कर देना, बंद कर देना ही विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। 2016 में 8 नवंबर 2016 में भारत में डीमोनेटाइजेशन हाल में आपने देखा था। लेकिन आपके मन में प्रश्न ये है कि क्या 2016 से पूर्व में भी डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण किया गया है? तो जी हाँ, 2016 से पूर्व भी 2 बार भारत में डीमोनेटाइजेशन किया गया है। एक बार 1946 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था और एक बार 1978 में डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण किया गया था। क्या जब सरकार का मन हो तब सरकार क्या कर सकती है, डीमोनेटाइजेशन कर सकती है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब मन हो तब डीमोनेटाइजेशन कर सकती है? क्या कोई कार्यकारी आदेश जारी करके ये किया जा सकता है, या उसके पीछे क्या कानूनी आधार हैं, उसकी यदि हम बात करें तो जो कानूनी अधिकार है डीमोनेटाइजेशन करने का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 प्रदान करता है। और उसकी सेक्शन 26 यानी धारा 26 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की कानूनी आधार प्रदान करती है किसको, डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण करने को। जैसा मैंने आपको बताया 2016 से पहले भी 1946 और 1978 में भारत में डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हुआ था। तो 1946 के डीमोनेटाइजेशन की यदि हम बात करें तो उस समय क्या किया गया था, 500 या उससे अधिक मूल्य के जितने भी नोट थे उन सभी पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो हम कह सकते हैं आंशिक प्रकार का डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण किया गया था। केवल 500 या उससे ऊपर के नोट को ही चलन से क्या किया गया था, बाहर किया गया था। साथ ही साथ 100 रुपए के नोट चलन में रहने दिए गए थे, लेकिन एक शर्त लगाई गई थी कि 100 रुपए के नोट जिनके भी पास हैं वो सभी 100 रुपए के नोट नंबर सहित घोषित करें। नोट पे एक नंबर आता है, उन नंबरों सहित जिन जिन लोगों के पास में 100 रुपए के नोट हैं वे नंबर सहित क्या करें, घोषित करें कि उनके पास में कितने नोट हैं। इस प्रकार का कार्य 1946 के डीमोनेटाइजेशन में हुआ था। अब हम बात करें 1978 में जो डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट उस समय प्रचलित थे, उन नोटों पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। हम कह सकते हैं 1946 और 1978 दोनों में ही बड़े नोटों पर क्या किया जाता, क्या था, विमुद्रीकरण किया गया था। बड़े नोटों को बाहर किया गया था चलन से। जबकि 2016 के डीमोनेटाइजेशन की यदि हम बात करें तो 2016 के डीमोनेटाइजेशन में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट पे क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी छोटी करेंसी में अब भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, 500 और 1000 रुपए के नोट पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। और एक स्पेसिफाइड बैंक नोट ऑर्डिनेंस 2016 में इसके लिए लाया गया और उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि से नोटबंदी होती है या डीमोनेटाइजेशन होता है। और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस निकाला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। और वो ऑर्डिनेंस किस लिए निकाला जाता है कि 31 दिसंबर 2016 के बाद में 500 और 1000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उत्तरदायित्व नहीं होंगे। ठीक है। जब भी आप किसी नोट को देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए या 1000 रुपए जितने का भी नोट होता है देने का वचन देता हूं। ये वचन किसके द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, गवर्नर की तरफ से। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो नोट लायबिलिटी होता है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये बता दिया गया कि जितने भी पुराने 500 और 1000 के नोट हैं वो 31 दिसंबर 2016 के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लायबिलिटी नहीं रहेंगे। और कहा गया कि 10 नोट
जो कि पुराने हैं, वो अधिक से अधिक 10 नोट क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में 10 नोट, 500 रुपए के यदि आपको नोट रखने हैं तो 10 नोट आप 500 के क्या कर सकते हैं, कलेक्शन के उद्देश्य से, संग्रहण के उद्देश्य से रख सकते हैं, बाकी को आपको बैंक में जमा कराना होगा। इस प्रकार का डीमोनेटाइजेशन 2016 में किया जाता है। डीमोनेटाइजेशन जब इंडिया में होता है 2016 वाला, उसके बाद में तेजी से एक परिवर्तन हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, और वो परिवर्तन था डिजिटल पेमेंट। पारंपरिक जो पेमेंट की जाती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नगद के रूप में पैसा देता है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर चलन में आ गया 2016 के बाद में, जब विमुद्रीकरण हुआ उसके बाद। और ये जो चलन में आए विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल जो पेमेंट होने चालू हुए, उनके पीछे दो यदि प्रमुख आधार हम देखें तो वे थे भीम, जिसे कहा गया भारत इंटरफेस फॉर मनी, और एक था यूपीआई, जिसे कहा गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इन दोनों ही आधारों के द्वारा डिजिटल पेमेंट की गति भारत में 2016 के बाद में बढ़ती है। और डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में एक कमेटी भी सरकार द्वारा बनाई जाती है, जिसको ये सिफारिश देनी थी कि भारत में डिजिटल पेमेंट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार का कुछ दृश्य हमें डिजिटल पेमेंट के शुरुआत का दृश्य हमें देखने को मिला था 2016 के विमुद्रीकरण के पश्चात। और इसी प्रकार की एक नई करेंसी का उदय यहाँ हमें देखने को मिला था, और वो करेंसी थी बिटकॉइन, जो कि वैश्विक रूप से इसका प्रचलन हमें देखने को मिला था। बिटकॉइन की यदि हम बात करें, हाल फिलहाल समाचार पत्रों में काफी चर्चा में है ये, क्योंकि इस पर प्रतिबंध भारत द्वारा हाल में लगाया गया है। विश्व के कई अन्य देश हैं, उन पर भी प्रतिबंध, उनमें भी डिजिटल करेंसी जो बिटकॉइन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया, उससे पहले हम डिजिटल जो करेंसी बिटकॉइन है उसकी अवधारणा को समझते हैं। तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन जो है वो क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, जो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या है, नॉन टेंजिबल, अदृश्य। नॉन टेंजिबल का तात्पर्य है वो चीज जिसे हम हाथ से छूकर ना देख सकें। जैसे नोट को हम हाथ से छूकर देख सकते हैं, सिक्का उसे हम हाथ से छूकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार की करेंसी होती है, टेंजिबल। लेकिन बिटकॉइन को आज तक किसी ने देखा नहीं है, तो ये क्या है, नॉन टेंजिबल, अदृश्य क्या है, मुद्रा है। इसी प्रकार ये फंजिबल है। फंजिबल का तात्पर्य, जैसे 1000 रुपए के नोट को हम किस में बदल सकते हैं, 500 रुपए के 2 नोटों में बदल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 100 रुपए के कितने नोटों में बदल सकते हैं, 10 रुपए 10 नोटों में बदल सकते हैं। बिटकॉइन भी ये सुविधा प्रदान करता है। बिटकॉइन तो अत्यधिक फंजिबल है, यानी एक बिटकॉइन को आप कितने भी टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। 0.1 बिटकॉइन भी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इसका एक विशेष गुण, इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये भौतिक रूप से हस्तांतरण इसका नहीं होता है, केवल ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। भारत में ये इस समय क्या है, लीगल नहीं है, इसको वैधता भारत द्वारा प्रदान नहीं की गई है, और आरबीआई ने हाल फिलहाल में इसे क्या कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया है। और जिस सिद्धांत पे बिटकॉइन कार्य करता है वो सिद्धांत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको जब साइंस स्पेशल बैच हमारा चलेगा उसमें हम विस्तार से जानेंगे। फिलहाल के लिए बिटकॉइन का एक संक्षिप्त परिचय हमने प्राप्त किया। तो ये बैंकिंग और जो हमारा मुद्रा और विमुद्रीकरण की जो क्लास थी हमारी, वो इसी के साथ में पूरी होती है। हमने जाना मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने जाना मुद्रा की प्रिंटिंग जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, क्यों की जाती है, और किन स्थितियों में की जाती है। उसके बाद में हमने क्लास में जाना कि डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हुआ था वो कब कब भारत में हुआ, और विमुद्रीकरण के पश्चात अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की स्थिति बनी। तो इसी के साथ मनी एंड डीमोनेटाइजेशन या मुद्रा विमुद्रीकरण की क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।